बात करते हैं एसएमई कंपनीज की। उन कंपनीज की जो स्टॉक एक्सचेंजेस के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रही होती हैं। बेसिकली जो ये कंपनियां होती हैं इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इन कंपनीज के शेयर्स ये मार्केट में लॉट्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। आप इन कंपनीज का एक शेयर बाई नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा लॉट बाई करना पड़ेगा। एंड कई बार जो ये पूरे लॉट की वैल्यू होती है ये 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए तक भी होती है। एंड जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप खुद देखो, आप ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे जो कि एक कंपनी के शेयर में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हो। ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं। सो जो ये कंपनियां होती हैं इनके लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स रह जाते हैं। इन कंपनीज के शेयर्स को सिलेक्टेड लोग ही बाय कर पाते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो ये कंपनियां होती हैं इनकी मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। अगर आपके नंबर ऑफ बायर्स कम होंगे तो ऑब्वियसली आपके शेयर में उतनी डिमांड नहीं रहेगी। एंड अगर डिमांड नहीं रहेगी तो फिर प्राइस कैसे बढ़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ होती है दैट जो भी ये कंपनियां होती हैं मार्केट में इनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनके बारे में लोगों को पता नहीं होता दैट ये कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या फिर नहीं करती, बिकॉज काफी सारे केसेस में लोगों को पता नहीं होता दैट ये कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। वो तो जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हो जाती है तब काफी सारे लोगों को पता चलता है दैट हाँ यार ये कंपनी भी लिस्टेड है। ऐसे ही जो ये कंपनियां होती हैं ये उतने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती जितना कि मेन लाइन सेगमेंट वाली कंपनियां होती हैं। जो ये इन कंपनीज के शेयर प्राइस होते हैं वो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स नहीं दे पाते। अगर आप एक एसएमई सेगमेंट की कंपनी और एक मेन लाइन सेगमेंट की कंपनी को कंपेयर करोगे तो ज्यादातर केसेस में जो मेन लाइन सेगमेंट वाली कंपनी है उसने ज्यादा बेटर रिटर्न्स दिए होंगे एज कंपेयर टू एसएमई कंपनी। ऐसे ही जो ये कंपनियां होती हैं इनकी नॉर्मली जो वैल्यूएशन होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू मेन लाइन कंपनीज। अगर आप वैल्यूएशन वाइज दो कंपनीज को कंपेयर करोगे तो वो कंपनी जो मेन लाइन सेगमेंट में ट्रेड कर रही है वो ज्यादा बेटर वैल्यू कमांड कर रही होगी, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही होगी एज कंपेयर टू एसएमई कंपनी। एंड ये आपने आईपीओ के टाइम पर भी देखा होगा। अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ वो एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है तो नॉर्मली वो कंपनी चीप वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आती है। वो कंपनी मेन लाइन वाली कंपनीज के वैल्यूएशन के हिसाब से डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आती है। तो बेसिकली ये वो प्रॉब्लम्स है जिनसे एक एसएमई कंपनी सफर कर रही होती है। एंड अगर किसी कंपनी को इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, बेटर वैल्यूएशन कमांड करनी है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देने हैं, तो वो कंपनी क्या करेगी? सबसे बेटर वे आउट है दैट वो कंपनी अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में माइग्रेट कर ले। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दैट अगर कोई कंपनी एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में माइग्रेट करना चाहती है तो वो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो उस कंपनी को फुलफिल करने होंगे। जानते हैं वन बाय वन, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आगे चलने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं दैट अगर कोई कंपनी अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में माइग्रेट करना चाहती है तो वो दो तरह से कर सकती है। वॉलंटरी माइग्रेशन होता है एंड कंपलसरी माइग्रेशन होता है। एंड हम इस वीडियो में जानते हैं वो सारे क्राइटेरियाज जो एक कंपनी को फुलफिल करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो कंपनी अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में माइग्रेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। एंड उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया। अगर कोई कंपनी एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में माइग्रेट करना चाहती है तो उस कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल वो मिनिमम 10 करोड़ रुपए तो होनी ही चाहिए। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो वो कंपनी अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में माइग्रेट कर सकती है। अगर वो 10 करोड़ से कम है देन वो कंपनी मेन लाइन सेगमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। एंड अगर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल वो 25 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाती है तो फिर उस कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, उस कंपनी को अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में माइग्रेट करना ही पड़ेगा। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं पेड अप कैपिटल का मतलब शेयर प्राइस नहीं होता। आपने देखा होगा दैट एक कंपनी, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एक कंपनी जिसका एक शेयर मार्केट में 10,000 रुपए का मिलता है एंड अगर उस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू वो 2 रुपए है तो 2 रुपए पेड अप कैपिटल मानी जाएगी, 10,000 रुपए नहीं मानी जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। अगर कोई कंपनी अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में ले जाना चाहती है तो उस कंपनी की मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। उससे कम है तो कंपनी एलिजिबल नहीं होगी, अगर उससे ज्यादा है तो कंपनी एलिजिबल है। ऐसे ही जो कंपनी अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में ले जाना चाहती है उस कंपनी की मिनिमम 3 इयर्स की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दैट कंपनी एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आई एंड अगले महीने वो कंपनी अपने आप को
मेन लाइन कैटेगरी में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है, उस कंपनी को मिनिमम 3 इयर्स एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड रहना पड़ेगा। चौथा क्राइटेरिया है एबिटा से रिलेटेड। पिछले 3 सालों में से 2 साल उस कंपनी का एबिटा पॉजिटिव होना चाहिए। एंड जिस साल ये कंपनी माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू कर रही है, उस साल में उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे ही जो ये एसएमई सेगमेंट की कंपनी है, इसके मिनिमम 250 पब्लिक शेयर होल्डर्स होने चाहिए। यहाँ पर प्रमोटर शेयर होल्डिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूडेड नहीं है, 250 पब्लिक शेयर होल्डर्स होने चाहिए। अगला क्राइटेरिया है दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मिनिमम 20% प्रमोटर शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने कंपनी को बनाया है, उनकी शेयर होल्डिंग वो 20% से कम नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर कोई कंपनी अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में लेकर आना चाहती है, तो पिछले 2 सालों में उस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो एटलीस्ट 15 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ जो ये कंपनी है, जो कंपनी अपने आप को एसएमई से मेन लाइन सेगमेंट में ले जाना चाहती है, उस कंपनी के अगेंस्ट कोई रेगुलेटरी केसेस ना चल रहे हों। देयर आर एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया रिगार्डिंग केसेस, वो केसेस उस कंपनी के ऊपर नहीं चल रहे हों, तो कंपनी एलिजिबल हो जाती है अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में लेकर आने की। अब सी जो भी हमने ये अभी क्राइटेरिया डिस्कस किए, ये क्राइटेरियाज हैं बीएससी से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। नाउ एक और एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई कंपनी एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रही है एंड वो अपने आप को मेन लाइन सेगमेंट में लेकर आना चाहती है, तो उसके क्राइटेरियाज भी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ एक डिफरेंसेस हैं, जैसे कि बीएससी वाले केसेस में जो नेटवर्थ का क्राइटेरिया था वो 25 करोड़ रुपीस का था। यहाँ पर वो क्राइटेरिया 25 करोड़ रुपीस से 50 करोड़ रुपीस का हो जाता है। बीएससी में नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स का क्राइटेरिया था 250 का, यहाँ पर वो क्राइटेरिया बढ़कर 1000 शेयर होल्डर्स हो जाता है। ऐसे ही जो बीएससी में क्राइटेरिया था एबिटा पॉजिटिव का, वो था पिछले 3 साल में से 2 साल कंपनी एबिटा पॉजिटिव हो। ये क्राइटेरिया एनएससी के केस में पिछले 3 साल में से तीनों सालों में कंपनी को एबिटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेसिकली ये वो क्राइटेरियाज हैं जो अगर कोई कंपनी एसएमई सेगमेंट में, एनएससी के इमर्ज सेगमेंट में ट्रेड कर रही है एंड वो कंपनी अपने आप को मेन लाइन सेगमेंट में लेकर आना चाहती है, एंड अगर वो कंपनी ये क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है, तो वो कंपनी एलिजिबल हो जाती है अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए। अब सी ये तो थे क्राइटेरियाज। वो क्या क्या प्रोसेसेस होंगे जो कंपनी को करने पड़ेंगे अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में लेकर आने के लिए, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्या जाना, हमने जाने कुछ प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली एसएमई सेगमेंट की कंपनियां सफर कर रही होती हैं, बिकॉज वो एसएमई सेगमेंट में ट्रेड कर रही होती हैं। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अगर कोई एसएमई कंपनी वो मेन लाइन सेगमेंट में आ जाती है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अब उस कंपनी को बेटर कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी, कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा। दूसरा, उस कंपनी के ऊपर जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट करने के लिए भी तो एक कॉस्ट लगती है ना, जो आपको रेगुलर रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे उसकी कॉस्ट होती है, क्वार्टरली फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे उसकी कॉस्ट होती है, आपको प्रॉपर कंसल्टेंट्स चाहिए उसकी कॉस्ट होती है। एंड ऐसे ही अगर कोई कंपनी एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में आती है, तो अब उस कंपनी के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं। काफी सारे केसेस में वो कंपनी के शेयर्स बाय करना शुरू कर देते हैं। एंड अगर आपके शेयर होल्डर लिस्ट में कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है तो फिर आपसे वो 50 क्वेश्चंस पूछता है। एंड नॉर्मली जो ये एसएमई सेगमेंट वाली कंपनियां होती हैं, उनको इस तरह के क्वेश्चंस आंसर करने की आदत नहीं होती। तो फिर जो मैनेजमेंट होती है एसएमई सेगमेंट वाली कंपनीज की, वो काफी सारे केसेस में अनकंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज अब कंपनी एक रिस्पेक्टेबल सेगमेंट में ट्रेड कर रही है, बेटर कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी, टाइमली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंपनी की जो स्क्रूटनी है वो ग्रेटर स्क्रूटनी के लिए कंपनी एक्सपोज हो जाएगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे अगर कोई कंपनी अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट करना चाहती है, माइग्रेट करना चाहती है। एंड साथ ही साथ हमने इसके क्राइटेरियाज भी डिस्कस किए। अब कंपनी को क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं अपने आप को एसएमई सेगमेंट से मेन लाइन सेगमेंट में लाने के लिए, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।